आप सब जानते हैं चुनाव का माहौल है और चुनाव के समय किस प्रकार से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के नेताओं के प्रति कौन से भाषा का प्रयोग करती है, वह उस पार्टी का क्या सोच है, उस पार्टी का संस्कार क्या है, उस पार्टी की मेंटालिटी किस प्रकार की है, इसको दर्शाता है, उजागर भी करता है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं, इसमें नया कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है। रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम a usual procedure. It has become an issue of common occurrence, a new normal as far as Congress party is concerned. बंधुगण, रावण के विषय में सुना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय मोदी जी को रावण कह के संबोधित किया था, तो एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस उग्रप्पा जी ने मोदी जी को अभी भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर हैं और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं और एक असुर हैं, भस्मासुर हैं। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है ये। भस्मासुर, अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकरण के आरंभ में ही यूएस के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा, हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विद नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़ें, इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है। मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको, ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था, बीएस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए थे। गलती से पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके शिव कुमार तो 100 करोड़ रुपए ले गया है, मगर फलाना फलाना ये तो कमीशन खाता है। ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रिकॉर्ड हो चुकी। तो ये वो बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं, मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। 100 गालियां कांग्रेस ने दे दिया है, 100 गालियां गिनती के साथ, रावण, दुर्योधन, भस्मासुर, चोर इत्यादि कहते हुए, मौत का सौदागर। 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से
गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी कि गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, कोविड में वैक्सीन देने वाला बड़ा होता है। वो व्यक्ति कभी भस्मासुर हो ही नहीं सकता है जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। गुजरात में 4 करोड़ लोगों को राशन दिया है। वो व्यक्ति कभी भी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के अंदर 11 लाख लोगों को आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया है। वह व्यक्ति कभी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के सौराष्ट्र में जहां पानी की कमी थी वहां मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए मां नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र में पहुंचाया और सौराष्ट्र को सिंचित करने का काम किया है, पल्लवित करने का काम किया है। वह कभी भी असुर नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति कभी भी असुर नहीं हो सकता है जिसने बिजली और हर घर नल योजना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के हृदय को छूने का काम किया है। इसलिए वह भस्मासुर नहीं हो सकता। मगर आज मुझे कहते हुए आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में केवल और केवल गाली है। बंधुगण, एक यह विषय था और दूसरा विषय भी उतना ही संगीन है और दूसरे विषय को जरा तफसील से मैं रखूंगा ताकि आप सब इसे पूरी तरीके से समझ सकेंगे। ये केजरीवाल जी और ये मनीष सिसोदिया जी जो हैं दिल्ली में, ये जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस प्रकार से कहानी के माध्यम से झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अभी चंद दिनों पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है और ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला घोटाला है ये कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट नहीं किया है। मैं अब 5 मिनट लूंगा और मगर पूरी तरह से ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं उसको यहां पर पर्दाफाश करूंगा और बिल्कुल बताऊंगा कि क्यों ये झूठ है। और आने वाले समय पर गाज क्यों मनीष सिसोदिया जी पे गिरेगी, ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा। जो एक्साइज पॉलिसी को स्टडी किया हुआ है, जिस व्यक्ति ने और जिन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी को करीब से देखा है, उनके मन में किसी प्रकार का डाउट या संशय नहीं है कि गाज तो मनीष सिसोदिया जी जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों है इसके विषय में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर कुछ आज खुलासा करूंगा। पहले भी बीजेपी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक रिमांड नोट है। ये जो 32 पेज का रिमांड नोट है, ये आज से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, एक अमित अरोड़ा, आप जानते हैं ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला हुआ, उसमें अमित अरोड़ा एक व्यक्ति है जिसने पैसा लिया, पैसा दिया, ये सारा काम अमित अरोड़ा ने भी किया है। तो इस अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद हमें अमित अरोड़ा का रिमांड क्यों चाहिए, तो ईडी ने कोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट रखा था कि क्यों चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्पष्ट करता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। नंबर 1, वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 2, वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है। और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। अभी सीबीआई ने और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफ्तार थे या जिनको रिमांड में लेना होता, जैसे कि किसको कस्टडी में रखा हुआ है, इनकी कस्टडी एक्सटेंड करनी है तो एक टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, तभी आप उनको ज्यादा दिन रख के और पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ लोगों के खिलाफ 5-6 लोग जो गिरफ्तार थे, जो अंदर थे, जिनमें विजय नायर, मनीष सिसोदिया का राइट हैंड है, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं,
और ऑफिशियल बंगलों में, ये जो विजय नायर है, ये ऑफिशियल बंगलों में मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में रहते थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का बंगलो भी दिया हुआ था, तो उसमें रहते थे। ये लोग सब गिरफ्तार थे, तो चार्जशीट में इन लोगों का नाम है। इन सबके तार मनीष सिसोदिया से जुड़ रहे हैं। इसमें कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, एक तो मैंने जो बार बार कहा आपको कि मनीष सिसोदिया जी इससे छूट नहीं सकते हैं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। आप इसमें 2-3 बातें मैं मार्क करूंगा, आप इसको याद रखिएगा। पहला, मैं कुछ तारीख बताऊंगा। पत्रकार सामने लिख रहे हैं, वो तारीख जरा आप लिख लेंगे क्योंकि इजी रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि एन FIR नंबर सो एंड सो डेटेड 17/8/2022 was registered by CBI ACB न्यू दिल्ली अगेंस्ट श्री मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम पहली बार आता है कि 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के नाम पे एक FIR दर्ज हुआ और ये CBI और ACB न्यू दिल्ली ने किया है। नंबर इत्यादि दिया हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, डेट याद रखिएगा क्योंकि कुछ खुलासा हम करने वाले हैं 17 तारीख को। उसके बाद आप देखिएगा दूसरे पन्ने पे फिर से मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है और 4th पैराग्राफ में कोर्ट में सबमिट किया हुआ रिमांड कहती है कि द OM मतलब ऑफिस मेमो, द OM discloses that Shri Manish Sisodia, Deputy Chief Minister GNCTD of Delhi, Shri Arva Gopi Krishnan, then Commissioner Excise, GNCTD Delhi, and Shri Anand Tiwari, then Deputy Commissioner Delhi, Shri Pankaj Bhatnagar, Assistant Commissioner of Delhi, were instrumental in recommending and taking decisions pertaining to excise policy for the year 21-22 without approval of competent authority with an intention to extend undue favors to licensees। तो मनीष सिसोदिया का नाम नंबर 1 पे आता है। बाकी कुछ लोगों का नाम आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 21-22 में एक ऐसा एक्साइज पॉलिसी तैयार किया जिसमें अनड्यू बेनिफिट कुछ लोगों को मिल सके, उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया। तो इस कस्टडी नोट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम मौजूद है। 2 तारीख फिर आप याद रखेंगे इसमें। एक तारीख है 20/7/2022, जब श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था और एक लेटर लिखा था कि इस पर केस होना चाहिए। और 22/7/2022, 2 दिन के बाद इस पे FIR रजिस्टर किया गया। अर्थात ये जो पूरे मामले पर FIR रजिस्टर करने का काम पहली बार 22/7/2022 को हुआ। तीसरी बार इसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है, दूसरे पेज में ही आता है। इसमें लिखा जाता है, बहुत लोगों का नाम है और आगे आता है, दीज पीपल आर क्लोज एसोसिएट्स ऑफ श्री मनीष सिसोदिया एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड डाइवर्टिंग दी अनड्यू पेक्यूनरी एडवांटेजेस कलेक्टेड फ्रॉम लिकर लाइसेंसीज टू एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट्स। इसमें अमित अरोड़ा का भी नाम है, दिनेश अरोड़ा का नाम है, अर्जुन पांडे का नाम है। ये सारे लोग ये पैसा इकट्ठा करते थे और पैसा इकट्ठा करने के बाद ये आगे इस पैसा को बढ़ाते थे। और इस पूरे प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये सारे लोग मनीष सिसोदिया के क्लोज लोग हैं। ये भी आप कस्टडी नोट में देख सकते हैं। फिर एक तीसरे पन्ने पर आता है कि इट इज रिवील्ड दैट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाज अ डिवाइस क्रिएटेड बाय द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ये एक डिवाइस था जो लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया था टू रिसीव किकबैक्स लेने के लिए, घूस लेने के लिए और पैसे पाने के लिए एक डिवाइस क्रिएट किया था। तो ये लीडर्स कौन है मैं भविष्य में बताऊंगा आपको। अब आप आगे देख सकते हैं, इसमें आता है GOM, ये पेज नंबर 5 में है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसके अंतर्गत ये पूरी एक्साइज पॉलिसी बनी वाज हेडेड बाय हुम, मनीष सिसोदिया। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा था, तो उसके हेड मनीष सिसोदिया है। तो स्वाभाविक है जब गलती आप करते हैं तो आपका जो हेड होता है, जिसके निर्देश पाकर आप गलती करते हैं, तो हेड के ऊपर ये सारा विषय जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम दोबारा आता है GOM के माध्यम से। कई जगह इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय पे आना है मुझे। कई जगह और GOM और मनीष सिसोदिया का नाम पेज नंबर 10 पे भी आता है कि GOM वेंट अगेंस्ट द सजेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी एंड द पब्लिक कमेंट्स। तो एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ में गया और पैसा पाने के उद्देश्य से मैलिफाइड इंटेंशन के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने काम किया। यहां भी मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है।
आगे भी पेज नंबर 12 में मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है कि पहले कैसे केवल 2% दिया जाता था कमीशन, मनीष सिसोदिया जी के कहने पर 12% कमीशन दिया जाने लगा और इसका एक बड़ा चंक जो है ये 6% घूस के रूप में आम आदमी पार्टी को ही और मनीष सिसोदिया जी के कहने पर यह होता था। यह भी कस्टडी नोट में मेंशन्ड है। तो कहने का तात्पर्य है कि कस्टडी नोट में ये सारी चीजें मेंशन है और कैसे उसके कारण 2873 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, यह भी मेंशन है। ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने किए हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा और उसके बाद कुछ दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या किया मनीष सिसोदिया ने। टाइमलाइन आप नोट करिए। ये जो एक्सपर्ट कमिटी है वो बनती है 4 सितंबर 2020 को, कैसा होना चाहिए एक्साइज पॉलिसी। उसके बाद ये एक्साइज पॉलिसी जो थी उन्होंने रिपोर्ट अपना सबमिट किया 13 अक्टूबर 2020 को। ये रवि धवन जी की एक्सपर्ट कमेटी थी। फिर 31 दिसंबर 2020 को ये पूरा रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की पब्लिक के सामने प्लेस होती है कि पब्लिक अपना कमेंट दे वेबसाइट पे। फिर 5 फरवरी 2021 को ये सारे जो कमेंट्स पब्लिक से आए थे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने, दिल्ली के मंत्रियों के सामने ये रखा जाता है। फिर उसी दिन 5 फरवरी 2021 को एक गवर्नमेंट GOM, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसको मनीष सिसोदिया हेड करते हैं, वो बनाया जाता है। और 22 मार्च 2021 को ये GOM मनीष सिसोदिया जी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और 22 मार्च 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी ये सारा विषय कि हमारी ये रिपोर्ट है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रखते हैं। 5 जुलाई 2021 को ये पूरा का पूरा जो फाइनल पॉलिसी मनीष सिसोदिया बनाते हैं वो उसे अपलोड करते हैं वेबसाइट के ऊपर। मगर अभी जो कस्टडी नोट है उसमें बताया गया है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 5 जुलाई 2021 को तो मनीष सिसोदिया जी अपलोड करते हैं, मगर 31 मई 2021 को 2 महीने पहले उसे लीक भी कर देते हैं। और इस कस्टडी नोट में उन 5 लोगों का नाम है जिनको मनीष सिसोदिया जी की तरफ से ये सारे लीक करके पहले ही एक्साइज नोट भेज दिया गया था। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। और फिर फाइनली ये जो एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है 17 नवंबर 2021 को, 17 नवंबर 2021। और उसके बाद वीके सक्सेना साहब जो हमारे LG हैं दिल्ली के, वो 20 जुलाई 2022 को फ्लैग ऑफ करते हैं कि इसमें गड़बड़ी है भैया, जांच करिए। तो 17 नवंबर 2021 को ये इंप्लीमेंट होता है और 20 जुलाई 2022 को ये फ्लैग ऑफ होता है सक्सेना जी द्वारा। और पहला FIR जैसे मैंने बताया 22 जुलाई 2022 को होता है और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ पहला FIR 17 अगस्त 2022 को होता है। ये FIR CBI द्वारा होती है 17 अगस्त 2022 को। और एक्साइज पॉलिसी 31 जुलाई 2022 को वापस लिया जाता है। अब ये टाइमलाइन मैंने बताया, अब आप असली मुद्दे पर आइए। आप देखिएगा कस्टडी नोट में एक पैरा 2.6 है जिसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस, जिसके विषय में हमने पहले बताया था, मगर हमने कहा था कि डिटेल आपको बाद में बताएंगे। कैसे मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए गए, लगभग 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया गया, ये हमने बताया था पहले आपको। ये 170 मोबाइल फोन किसके थे? 36 ऐसे लोग थे जो एक्यूज थे, जिसे मनीष सिसोदिया भी। तो 36 लोगों ने 170 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया, जो कि लगभग 1.4 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन थे। खैर ये सब विषय हमने बताया है। तो जो 36 लोग थे उसमें मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर थे उनका भी मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय हुआ है। अब टाइमलाइन आपको याद है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग खुलासा करने वाला हूं। आप लोग इसे दिखाइएगा मत, मैं दूर से एक झपकी दिखाऊंगा क्योंकि मोबाइल फोन नंबर इसमें लिखा हुआ है सिसोदिया जी को, जो हम नहीं चाहते हैं पब्लिक हो, क्योंकि मोबाइल फोन जो नंबर्स ये प्राइवेट होते हैं। अब मैं कुछ आपको सनसनीखेज खुलासे करूंगा। मनीष सिसोदिया जी, इनका मोबाइल नंबर 96501010XX। मैं लास्ट के 2 डिजिट XX कर दूंगा ताकि ये प्राइवेसी को हम बचा सके। ये हमने मीडिया से ही सीखा है। धन्यवाद।
96501010XX। ये मोबाइल नंबर मतलब मनीष सिसोदिया जी के पास था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मोबाइल नंबर वही है मगर 7 बार इंस्ट्रूमेंट बदल दिया गया। 7 टाइम्स उसी मोबाइल नंबर पे इंस्ट्रूमेंट बदला गया। कब कब बदला गया आप देखिए। मैंने आपको कहा कि जो पहला एफआईआर था इस विषय में वो 22/7/2022 को हुआ। तो 22/7/2022 को जैसे ही एफआईआर हुआ, तुरंत मनीष सिसोदिया जी ने अपना मोबाइल सेट बदला और मोबाइल सेट का जो IMEI नंबर होता है वो नंबर भी बदल गया और वो नया नंबर आया 358592371023 ये जो आपको पता होगा IMEI नंबर होता है हैंडसेट का, जो अब हर हैंडसेट का अलग अलग होता है। ये हैंडसेट है तो इसका एक अलग IMEI नंबर होगा। तो मनीष सिसोदिया जी ने वो बदल दिया उसी दिन जिस दिन पहला एफआईआर हुआ। अब आप देखिए, मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को पहली बार एफआईआर हुआ, वो भी सीबीआई द्वारा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने उसके ठीक 3 दिन के बाद 17 को हुआ तो 20 तारीख को उन्होंने 4 बार मोबाइल हैंडसेट बदले। 20 तारीख को मनीष सिसोदिया जी 4 बार मोबाइल हैंडसेट बदलते हैं और उस समय उनका मोबाइल नंबर कोई अलग मोबाइल नंबर था। वो नंबर भी हम आपको बताते हैं 87509020XX। 87509020XX इस मोबाइल नंबर को 3 बार और एक चौथा मोबाइल नंबर है 84478080XX इस मोबाइल नंबर को 1 बार। तो आप देख सकते हैं हैंडसेट 4 बार एक ही दिन में चेंज किया गया। आम आदमी पार्टी, आप और मैं, ये सब हम आम आदमी बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा आम आदमी दिन में 4-4 5-5 बार मोबाइल बदलता है? कौन सा व्यक्ति 5 बार दिन में 4 बार दिन में अपना हैंडसेट बदल देता है? आप बताइए, ये क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी को एक ही दिन में, उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद एक ही दिन में 4 बार हैंडसेट बदलना पड़ा? मैं बताता हूं। अगर मालूम पड़ेगा कि आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है और आप पकड़े गए हैं तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप फोन उठाएंगे और फोन करेंगे, केजरीवाल जी अब मैं पकड़ा गया हूं, अब मुझे क्या करना है ये ऐसा। तो केजरीवाल जी उनको कहेंगे कि ऐसा ऐसा करो, डिजिटल प्रिंट मिटाओ और ये सारी चीजें ठीक करो। तो ये चीजें किसी के संज्ञान में नहीं आना चाहिए। तो एक मोबाइल फोन बदल दिया गया क्योंकि वो जरूर केजरीवाल जी से ही बात किया होगा। दूसरा, उन्होंने फोन किया होगा विजय नायर जी को कि विजय नायर, यार तुमने ठीक से काम नहीं किया, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, अब कैसे करना होगा, कौन कौन सी चीजें मुझे बदलनी होगी, क्या ठीक करना होगा। तो विजय नायर ने बदला होगा, सर आप घबराओ मत, हम लोग सब काम पे लग गए हैं, हम सब डिजिटल इम्प्रिंट मिटाने में लगे हुए हैं। जितने भी ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी हमने बोल दिया है कि आप फोन बदल लो और सारा डिजिटल एविडेंस मिटा दो और आप इस मेरे से बात करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देना, तुरंत आप नया हैंडसेट लो। तुरंत विजय नायर से बात हुई, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद आपने स्टिंग ऑपरेशन में देखा होगा, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और मारवा जी, सनी मारवा, इनका सबका स्टिंग ऑपरेशन आया था। अब मुझे नहीं पता मगर हो सकता है कि उन्होंने बात किया होगा अमित अरोड़ा से, भैया देखो अपना चुप रहना, तुमको भविष्य में कुछ करेंगे। सनी मारवा जी देखो तुम अभी इस पे कुछ मत बोलना, हम सब मैनेज कर रहे हैं। ये 4 बात करके उन्होंने चारों हैंडसेट डिस्ट्रॉय किए होंगे। केवल इतना ही नहीं है, आप देख सकते हैं कि 12/9/2022, 14/10/2021, 5/9/2022, 5 सितंबर 2022, 7 सितंबर 2022, 12 सितंबर 2022, 6 जून 2022 और 19 सितंबर 2022। इतनी बार मनीष सिसोदिया जी ने अपने फोन का हैंडसेट बदला है। मैंने तो केवल एक दिन का उदाहरण दिया मगर ये 4 फोन नंबर लिए उन्होंने और 4 फोन नंबर के साथ 7 + 1 8 9 10 11 12 13 14 हैंडसेट मनीष सिसोदिया जी ने 2-3 महीने के अंदर बदल डाले। 14 हैंडसेट। और केवल मनीष सिसोदिया जी नहीं, कैलाश गहलोत जी ने भी, उनका नंबर है 98100736XX। कैलाश गहलोत जी GOM के सदस्य थे
जो जीओएम बनी थी उसे मनीष सिसोदिया जी नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे कैलाश गहलोत जी। उन्होंने भी तुरंत 24/7/2022 29/3/2022 3 बार हैंडसेट बदले हैं। सनी मारवा ने 7 बार हैंडसेट बदले हैं। कुलविंदर मारवा ने 3 बार हैंडसेट बदले हैं। विजय नायर जिसका नंबर है 85918226XX, इसने भी कम से कम 10-12 बार हैंडसेट बदले हैं। बृंदापाल सिंह ने हैंडसेट 3 बार बदला है। अमन धल ने 4 बार बदला है। समीर महिंद्रू ने 4 बार बदला है। नितिन कपूर ने 3 बार बदला है। गीतिका महिंद्रू ने 2 बार बदला है। विभूति शर्मा ने 5 बार बदला है। विनोद चौहान ने 6 बार बदला है। अमित अरोड़ा जो अरेस्ट हुआ है, जिसके विषय में अभी हम बता रहे थे, ये रिमांड नोट उसी पे है, कुल मिलाकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार उसने बदले हैं 4 मोबाइल नंबर के साथ। साहिल अरोड़ा ने 4 बार बदला है। सुरजन रेड्डी ने 3 बार बदला है। दीप मल्होत्रा ने 2 बार बदला है। बाकी नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से 36, मैंने आपको शुरू में बताया था, 36 ऐसे लोग हैं जिनके यहां मोबाइल नंबर है। मैं अच्छे से नहीं दिखा रहा हूं ताकि मोबाइल नंबर आप ना नोट कर ले। 36 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल हैंडसेट रह करके एक दिन में कई बार बदले। आप जो हिंदी पिक्चर में देखते थे ना कि ये जो गलत काम करने वाले लोग होते थे, मैंने कई हिंदी पिक्चरों में देखा, तुरंत एक रैंसम कॉल करते थे, 10 करोड़ रुपए पहुंच जाने चाहिए, 100 करोड़ रुपए पहुंच जाने चाहिए, तुरंत चिप निकाल करके तोड़ देते थे और फोन को फेंक देते थे डस्टबिन में। ये केवल मूवीज की बात नहीं है, ये मूवी में होती हो ऐसी बात नहीं। जो हमने मूवीज में देखा था विलियन जो करता है, ठीक उसी प्रकार से मनीष सिसोदिया जी ने अपने मोबाइल के साथ किया है। मैंने नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर XX करते हुए जो इन्होंने घिनौना हरकत किया हुआ है वो आपके सामने मैंने पूरा का पूरा रखा है। और आपको मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया जी ने लीक भी किया है। ये देखिए व्हाट्सएप की चैट यहां पर है। एक्साइज पॉलिसी को किस तरह से लीक किया गया, डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी जो हमारे फोर्सेस हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये रिट्रीव किया है। तो कुल मिलाकर के आज मैं, जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, मैं कंक्लूड करूंगा पीसी को इतना कहते हुए कि ये तो शुरुआत है। मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में इतना बड़ा हाथ है कि केवल हाथ ही नहीं है, सर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, और पैसा उनके उधर में गया है तो पूरा शरीर इन्वॉल्व है। ही इज नॉट जस्ट नेक डीप, he is completely into the corruption of Delhi excise policy, and that's the reason as to why some amount of time has lapsed into investigation. जब पूरी तरह से आप संलिप्त होते हो और इतने तार होते हैं कि वो तार नहीं, वो सर्किट होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके इन्वेस्टिगेशन में और उसके एंड तक पहुंचने में वक्त लगता है। ये वेंडेटा की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनलिटी। ये जांच है एक नतीजे तक पहुंचने का, और जो लगभग 3000 करोड़ रुपए जनता जनार्दन का बर्बाद हुआ है उसे रिकवर करने का और जनता को न्याय दिलाने का। इसलिए ये जो केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं घर से कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने और ईडी ने हमें क्लीन चिट दिया है, ये क्लीन चिट नहीं है। ये ध्यान से देखिए केजरीवाल जी, दिस इज नॉट क्लीन चिट, दिस इज नॉट अ सिंगल चिट, दिस हैज 32 पेजेस, इसमें 32 पन्ने हैं और 32 पन्ने पर मनीष सिसोदिया जी के उंगली के निशान है, क्राइम के निशान है, भ्रष्टाचार के निशान है, सबूत है, और कोई भी शक्ति मनीष सिसोदिया जी को बचा नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार से, हिंदुस्तान के कानून से कोई नहीं भाग सकता है। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए आदरणीय खड़गे जी को मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, अब पछताए हो तो क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। आपको अगर लग रहा है कि हम
राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रावण बोलते ही नहीं प्रधानमंत्री जी को। आप गाली देते क्यों हैं? आप गाली देते क्यों हैं और बाद में एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं? गाली ही मत दीजिए तो एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब कोई चीज बार बार हो तो वो कोइंसिडेंस नहीं, वो डिजाइन होता है। व्हेन समथिंग हैपेंस रिपीटेडली इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ डिजाइन। जब मौत का सौदागर कहा जाता है, दुर्योधन कहा जाता है, कॉकरोच कहा जाता है, चोर कहा जाता है और उसके बाद रावण और भस्मासुर कहा जाता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजाइन है जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बार बार कर रही है, एक गुजराती के खिलाफ बार बार कर रही है। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान आता है, राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि आप लोग सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम सीताराम नहीं बोलते हैं, नारी का अपमान करते हैं। देखिए, कम से कम राहुल गांधी जी अब भगवान श्री राम का नाम तो लेने लगे, ये कितनी बड़ी बात है। जो पॉलिटिकल पार्टी पहले एफिडेविट देकर कहती थी कि राम का नाम उसका कोई अर्थ नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट देकर कहती थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी पहले कहती थी कि राम काल्पनिक हैं, वो आज भगवान राम का नाम ले रही है। यही तो है, मुमकिन हो गया है। आज मोदी है तो मुमकिन है। देश की संस्कृति, देश की सभ्यता के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप यही वो राहुल गांधी है और यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो सोनिया जी है जिनको 3 दिन तक नींद नहीं आई थी क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में। अब अचानक सब कुछ ठीक होने लगा है, इनको अचानक सब कुछ दिखने लगा है, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश महसूस कर रहा है कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। देखिए, ये सब बौखलाहट की बाणी है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जिस प्रकार से रिकॉर्ड स्थापित करने वाली है, जो लोएस्ट था उनका उससे भी कम सीट जीत करके, सबसे कम सीट कांग्रेस इतिहास में कभी गुजरात में जीतेगी तो इस बार होगा। तो ये बौखलाहट है। स्वाभाविक रूप से एक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बनाने वाली है। हम अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ने वाले हैं, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये एक बौखलाहट है। लेडीज फर्स्ट। See, this is what the Congress party is. While at one end we have a fake Bharat Jodo Yatra, which Mr. Rahul Gandhi is undertaking, but on the other hand, we have a Congress Todo going on. Bharat Todo तो वो पहले से ही कर रहे थे, but now they have ultimately reached a Congress Todo program within the Congress itself. हमने अभी देखा, जो आपने कहा, दीपेंद्र जी और संदीप दीक्षित जी के बीच में जिस प्रकार की लड़ाई हो रही है शीला दीक्षित जी को लेकर। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपने निकम्मा, नकारा, गद्दार ये शब्द भी सुने हैं राजस्थान में एक दूसरे के लिए, द बाब्स दैट वर बीइंग हर्ल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर फॉर सचिन पायलट। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को चिंता करना चाहिए, ये निकम्मा नकारा से उनको सकारा होना चाहिए, कुछ सकारात्मक काम करे। केवल एक दूसरे को निकम्मा नकारा कह करके ये कहीं ना कहीं अपने असलियत को उजागर कर रहे हैं। यस पवन जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी और यूसीसी वो चाहती नहीं है कि इस देश में यूसीसी हो, वो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है। इसी कारण से आरिफ मसूद जी का इस प्रकार का बयान है। पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो तुष्टीकरण से भरे हुए थे। जहां तक यूसीसी का सवाल है, बड़े स्पष्ट रूप से आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी और हमारी सरकार ने बोला है कि आफ्टर ड्यू डिलिवरेंस सबके साथ बातचीत करने के बाद इस विषय को आगे लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जयंती के आज के इस पावन कार्यक्रम में मंच
मंच पर उपस्थित आज के इस समारोह के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी, गीता प्रेस के वरिष्ठ ट्रस्टी श्री बैजनाथ जी अग्रवाल, ट्रस्टी गीता प्रेस श्री कृष्ण कुमार खेमका जी, ट्रस्टी गीता प्रेस श्री मुरली मनोहर सराफ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके श्रीमुख से कुछ ही देर के बाद आप सबको यहां पर कथा व्यास से पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। स्वामी नरहरिदास जी महाराज, महामंडलेश्वर और काशी से पधारे पूज्य सतवा बाबा महंत संतोष दास जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत जी का आनंद और उनकी कथा तो आप रोज ही सुनते हैं। श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, गीता प्रेस के सभी ट्रस्टीगण और आज के इस गीता जयंती कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर ग्रंथ तो अनेक रचे गए होंगे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में और वह भी साक्षात भगवान के श्रीमुख से जो ग्रंथ रचा गया होगा वह वास्तव में देश काल और परिस्थिति से ऊपर उठ करके किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का न होकर के इस संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा ही। और गीता जयंती का आज का एक कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। आज ही के दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कौरव और पांडवों की सेना जब आमने सामने खड़ी थी, उस समय भगवान के श्रीमुख से जो दिव्य वाणी निकली थी, और दिव्य वाणी यद्यपि ये मान्यता है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप श्रीमद् भगवत गीता के मंत्रों को लोग अंगीकार करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उसके भाव को श्लोक में व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर मानवीय जीवन की व्यवस्था को आप देखेंगे तो यह निष्काम कर्म की प्रेरणा देने वाला, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। सारी समस्याओं का समाधान उसी में हो जाता है जब हर व्यक्ति केवल अपने स्वयं के कर्तव्यों का निष्काम भाव के साथ काम करे। हमेशा द्वंद्व कब होता है? जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देने लगता है, जब कार्य जितना करता है उससे अधिक अपेक्षा करने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति ने जितना किया है उससे ज्यादा अपेक्षा करेगा तो किसी दूसरे के हक पर और डकैती डालने का काम करेगा ही करेगा। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन के उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए कि जो तुम्हारा मोह है, जो तुम्हारे सामने दुविधा आई है और तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए कि तुम जो मानते हो कि तुम्हारे कारण से विजय मिलने वाली है, तुम्हारे कारण से कोई मारा जाने वाला है, ये तो ऐसे ही मारे गए हैं भाई। तुम्हें अगर इस
वह सब कुछ देखना है तो वह भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। लेकिन केवल मानवीय सृष्टि में व्यक्ति अपने कर्तव्यों से च्युत न होने पाए, इसके लिए सारी व्यवस्था रची गई है। और भगवान ने पहले ही युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है अपने दिव्य दृष्टि से उन्हें सब कुछ अपने विराट स्वरूप से वह सब कुछ दर्शन दे करके अर्जुन को सब अवगत भी कराया। और अंत में संजय ने भी धृतराष्ट्र को यही बताया। जो लोग धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके हमेशा ये देखने का प्रयास, स्वार्थ में डूबे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि उनका स्वार्थ किसी की हित से भी ज्यादा बड़ा है, उन सबको वास्तव में दिव्य दृष्टि बहुत कुछ कह देती है। और वो दिव्य दृष्टि इस रूप में कह देती है कि वास्तव में विजय किसको प्राप्त होने वाली है, उसके बारे में पहले ही सब कुछ अवगत करा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, इस अवसर पर वास्तव में कर्तव्य के प्रति और वह भी निष्काम कर्म के प्रति व्यक्ति का आग्रही होना, हर व्यक्ति के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर देना, हर फील्ड में जो जिस क्षेत्र में है वो अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वास्तव में वो भगवान का ही कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि गीता जयंती का यह कार्यक्रम, और मैं इसको अद्भुत संजोग भी मानता हूं, इसलिए हम सबके सामने आ पाया क्योंकि यह वर्ष गोरखपुर की गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष भी है। जून 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं इस कार्यक्रम में आगमन हुआ था, उद्घाटन वहां से शुरू हुआ था। वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेंगे। 1923 में गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने यहां स्थापित की थी। और वास्तव में इन 100 वर्षों की अपनी इस यात्रा के दौरान गीता प्रेस ने जो साहित्य के क्षेत्र में और खासतौर पर धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में जो मानक स्थापित किए हैं वो बहुत अद्भुत है, अत्यंत अनुकरणीय और सराहनीय है। पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा के केंद्र के रूप में यह अपने आप ही उन्हें आकर्षित कर देता है। कितना पवित्र कार्य हुआ, जितना बड़ा और विराट कार्य हुआ है। धार्मिक साहित्य 100 करोड़ के आसपास छपना, अब तक छप जाना, ये अपने आप में, और मुझे लगता है अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो शताब्दी वर्ष में इसको पूरा गीता प्रेस जरूर करे कि 100 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक साहित्य, धार्मिक साहित्य छापना, इसको पूरा करना है। और इसको वहां तक ले जाने की दिशा में जो भी प्रयास हो सकते हैं उस दिशा में हम सबके सामूहिक प्रयास होने चाहिए। क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, कहीं भी हो, हम लोग बातचीत करते हैं, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, जब उनसे चर्चा होती है तो उनका एक आकर्षण का केंद्र इस बात को लेकर के भी होता है। जब मेरी उनसे चर्चा होती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि हम गीता प्रेस से जुड़े हुए पुस्तक पढ़ते हैं। मैं पूछता हूं कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो ज्यादातर लोग कहते हैं साहब हमारे यहां कल्याण आती है। कल्याण को आदि संपादक के रूप में सर्वे भाई जी ने किस नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। ये दिव्य पुरुष थे, मानवीय रूप में हम सबके सामने आए थे। अपनी अद्भुत लेखनी के माध्यम से उन्होंने कल्याण को जो नई ऊंचाइयां दी थी, घर घर में, उस समय जब साधन नहीं थे तब कल्याण पहुंच गया था। संचार के साधन नहीं थे, डाक व्यवस्था के माध्यम से घर घर पहुंच गई। और इसलिए आज जब संचार के साधन बेहतरीन हुए हैं, हम 5G में चले गए हैं, तकनीक की उत्कृष्ट व्यवस्था आ चुकी है, हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा।
उसके अनुरूप आगे बढ़ना होगा। और गीता प्रेस इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है। ये बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है, यह अत्यंत आनंददायी होता है। और गीता जयंती का एक कार्यक्रम हम सबके लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तीसरा, 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन ये दिव्य वाणी का प्रकटीकरण होता है। अब सोचिए, दुनिया के अंदर जितने आधुनिक सभ्यताएं हैं, 5000 साल पहले इनका अस्तित्व क्या रहा होगा? इनमें से एक भी 5000 वर्ष पुराना नहीं है। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में, और वह भी युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में ज्यादातर लोगों में हताशा होती है, निराशा होती है। लोग एक उस भाव से कि जो अर्जुन की स्थिति थी वह सामान्य मनुष्य की भी स्थिति होती है। लेकिन उस समय भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य वाणी के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत वाणी को वहां पर देते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए अमर वाक्य बन करके लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और इसलिए एक सार्वभौम ग्रंथ के रूप में गीता को यह मान्यता प्राप्त हुई है। आप देखते होंगे, कोई जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी जिस भाव के साथ गीता को पढ़ेगा उसने उसमें उस प्रकार का अपना भाष्य रच डाला है। उसने उस प्रकार से उस ग्रंथ की रचना कर डाली। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसका अध्ययन करेगा, राजसिक प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसको देखेगा, तामसिक प्रकृति के व्यक्ति को भी उसमें कुछ तत्व प्राप्त होंगे। लेकिन गीता वास्तव में एक सार्वभौम ग्रंथ है जो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में हम सबको शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करता रहेगा। और उस मार्गदर्शन के योग्य हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए। और वह भी अपने कर्तव्यों का मतलब, भगवान ने सकाम कर्म की बात नहीं की, निष्काम कर्म की बात की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के भाव के साथ। तो उस पवित्र भाव को अंगीकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है दुनिया के सारे की सारी समस्या का समाधान अपने आप ही होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर गीता प्रेस अपनी शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम के अवसर पर, यद्यपि हर वर्ष गीता जयंती का कार्यक्रम यहां पर मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के अवसर पर यहां पर आयोजन होता है, और यह वर्ष शताब्दी वर्ष का गीता प्रेस का है। तो शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम और भी अद्भुत है, उत्तम है। और इस अवसर पर आप सबको यहाँ पर स्वामी नरहरिदास जी की पावन कथा का आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति अपनी ओर से, गोरक्षपीठ की ओर से और राज्य सरकार की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि गीता के उपदेशों को अक्षर से अंगीकार कर पाएंगे और उसके माध्यम से न केवल स्वयं का बल्कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति। समापन आयोजन में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी, अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ गोरखपुर से अरुणेश शाही जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हॉकी संघ श्री धीरज सिंह हरीश जी, गोरखपुर की पूर्व मेयर श्रीमती सत्या पांडे जी,
डॉक्टर बिभ्राट चंद्र कौशिक जी, महंत रविंद्र दास जी, महंत संतोष दास जी, अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी, निदेशक खेल श्री आरपी सिंह जी, आज के इस आयोजन में उपस्थित देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, उनके साथ यहां पर इस पूरे आयोजन को संपन्न करने के लिए जुड़े हुए सभी कोचेज, रेफरीज और अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, अभी मैंने यहां पर रेड आर्मी और यूपी को के इस फाइनल मैच को देखा है। बहुत रोमांचक खेल था। विजेता टीम को बधाई देते हुए यूपी की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन नेशनल गेम में यूपी का प्रदर्शन बहुत शानदार था और इस पूरे खेल भावनाओं को बनाए रखते हुए हम इसी प्रकार से अपने खेल को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो हमारे प्रशंसकों, समर्थकों का ऐसा ही प्रोत्साहन लगातार आपको प्राप्त होता रहेगा। मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए विजेता और उपविजेता टीम को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जो बताया गया कि 12 टीमों ने इस अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें 190 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भागीदार बने थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लिए। प्रतियोगिता में विजेता टीम के लिए 2 लाख रुपए, उपविजेता टीम के लिए 1 लाख रुपए और सेमीफाइनल में जो दोनों टीमें तृतीय पुरस्कार के रूप में उन्हें 50-50 हजार रुपए की राशि, नगद राशि उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, कबड्डी के मैं कई जनपदों में और देश स्तर पर भी लीग को देख रहा हूं। कितना समर्थन पब्लिक का कबड्डी के प्रति है और मुझे लगता है कि अपनी माटी से जुड़ा हुआ खेल होने के नाते लोगों का अपार समर्थन इसके साथ इसीलिए प्राप्त भी हो रहा है। और यह उत्तर प्रदेश का गौरव है कि कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, जिनमें श्री संजीव कुमार, श्री ब्रजेंद्र कुमार, श्री यशपाल सिंह, श्री पदमवीर सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगराज सिंह, श्री किरणपाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर, इन सब ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से न केवल प्रदेश को बल्कि देश के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनके विजनरी नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है, जिनमें 44 छात्रावास वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। 18 जनपदों में 16 खेलों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। छात्रावासों के अंतर्गत कबड्डी खेल के अंतर्गत अमेठी में 15 बालकों का आवासीय छात्रावास, जनपद आगरा में 15 बालिकाओं का भी आवासीय छात्रावास वर्तमान में हम संचालित कर रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अब तक प्रदेश में 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 39 तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 18 छात्रावास भवन, 14 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 16 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट,
19 डॉर्मेट्री, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल का निर्माण भी प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को के लिए जो खेल किट की राशि पहले 1,000 रुपये दी जाती थी, उसको 2,500 बढ़ाने की अपनी स्वीकृति दी है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 7 मानक मदों, भोजन, शिक्षा किट, चिकित्सा, फर्नीचर, उपकरण आदि प्रतियोगिताओं में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी की गई है। यह 1994 के बाद पहली बार बढ़ोतरी हुई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में जो स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों की जो डाइट मनी थी, इसे 250 से बढ़ाकर के 375 रुपये प्रतिदिन भी प्रति खिलाड़ी किया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश से सीनियर, जूनियर, सब जूनियर टीमों की भांति मिनी, कैडेट और यूथ वर्ग को प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट एवं रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्रदेश स्तर पर प्रदान की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के अंतर्गत 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु भी हम लोगों ने आबद्ध किया है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली जो अनुदान की राशि है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत फेलोशिप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने हेतु अनुदान प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी इसके साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। खेल के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 हम लोगों ने प्रख्यापित की है। इसके अंतर्गत उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा तथा तहसील तथा जिला और मंडल स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। हम लोगों ने वित्तीय वर्ष में 855 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रति तहसील 60,000 रुपये, जिला स्तर के आयोजन के लिए 5 लाख रुपये और मंडल स्तर पर 15 लाख रुपये आवंटित किए जाने की व्यवस्था इसके अंतर्गत है। प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल को खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना इसके माध्यम से की गई है। दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही समस्त शासकीय सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रख्यापित की है और इसके अंतर्गत हम खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। प्रतिभावान और कुशल खिलाड़ियों के लिए शासकीय और सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हम लोगों ने इन सभी नियुक्तियों को लेकर के उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से हम यह व्यवस्था 2% आरक्षण की व्यवस्था खिलाड़ियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश ने तमाम प्रतियोगिताओं में पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई है। स्वर्ण पदक पर ओलंपिक में 6 करोड़ रुपए, एकल गेम में रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि। ओलंपिक टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़,
रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए पुरस्कार। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में वर्तमान में राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। विश्व कप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की पुरस्कार राज्य सरकार अपने स्तर पर दे रही है। सेफ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख रुपए, रजत पदक पर 4 लाख रुपए और कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए की पुरस्कार। सेफ गेम्स के अंतर्गत टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख, कांस्य पदक पर 50,000 की राशि। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए तथा कॉमनवेल्थ गेम्स तथा एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेशीय खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि भी प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मिनी, यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु भी नकद पुरस्कार की राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार के साथ साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न खेलों के एक खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण जी की और रानी लक्ष्मीबाई की एक कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं 3,11,000 रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ संचालित योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार प्रदान कर रही है। खेलों के विकास और उदीयमान खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति वर्तमान में प्रख्यापित की गई है। खेल अकादमी के लिए सामान्यतः इंडोर खेल के लिए 1 से 2 एकड़, आउटडोर खेल के लिए 3 से 5 एकड़ भूमि, खेल संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो, को भी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। प्रदेश में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं खेल क्रियाकलापों हेतु क्रीड़ा संघों, क्लबों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। खेल संघों द्वारा सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं हेतु स्टेडियम के निःशुल्क आरक्षण की सुविधा भी उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में हमारे सभी उदीयमान खिलाड़ी खेल भावना के उत्कृष्ट भाव को भरते हुए एक माहौल पैदा करेंगे। मैं अंत में इस परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके ऑफिशियल्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विजेता टीम को बधाई देता हूं। मुझे उप विजेता टीम ने अपना अच्छा करने का प्रयास किया, उनके प्रति भी अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे अपने खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उससे प्रेरित होकर के अगली बार इससे भी अच्छा प्रयास करेंगे। और इसमें इस बार जो राशि 2 लाख, 1 लाख और 50,000 की है, अगली बार से हमारा प्रयास होगा कि यह प्राइज मनी की जो ये राशि है इसको हम दोगुना करें और इसके लिए मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि टीमें अपने खेल को और सुधार करने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा मैं खेल विभाग से इस बारे में भी कहूंगा कि जो प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, प्रदेश के अंदर खासतौर पर हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकें, इस दिशा में राज्य सरकार, खेल विभाग और स्थानीय जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, इन सब के साथ मिलकर के हम और अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। उन चीजों, खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिसमें विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं को ग्रामीण स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर उन्हें आयोजित करना, समाज के प्रत्येक तबके को उसके साथ जोड़ने और उन परंपरागत पेशे से जुड़े हुए लोगों को भी प्रोत्साहित करना। जैसे उत्तर प्रदेश में जल संसाधन ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से नाविकों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। अच्छा होगा इन्हें भी अगर हम इस खेल, अलग अलग खेल, उनकी रुचि से जुड़े हुए खेल के साथ जोड़ सकेंगे तो एक रोचक भाव इसके माध्यम से पैदा होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, इतने भारी पैमाने पर दर्शक भी इस आयोजन में आए हैं, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।